अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। आज आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है और इस वीडियो के लास्ट में जाके एक NFT प्रोजेक्ट में मैंने खुद इंटरेस्ट लिया है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने कैसे की है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और साथ एक फ्री NFT मिंट भी मैंने की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट का जो विनर है पिछले 2-3 दिनों से इथेरियम, उसके बारे में मैं आपको लाजमी अपडेट करना चाहता हूं क्योंकि अभी तक उसकी जो विड्रॉवल है वो मैंने आपको बताया था 4-5 दिन चलेगा। लेकिन प्राइस एक्शन की तरफ देखा जाए तो अगेन प्राइस एक्शन में इथेरियम इज़ द विनर। 21,000 समथिंग जो इसने अभी तक तकरीबन 21,000 20, 25 और $30 की प्राइस को टच करके फिर दोबारा 21,000 की रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। और जो पेंडिंग विड्रॉवल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। कल कुछ और थी अमाउंट और आज जो है 1.13 मिलियन जो है पेंडिंग विड्रॉवल है। जो टोटल नंबर ऑफ वैलिडेटर्स हैं जिनकी विड्रॉवल प्रोसेस होनी है वो 4,10,000 है। ये वो डाटा मैं आपके साथ रोज़ शेयर कर रहा हूँ। प्राइस जो है वो डंप होने की बजाय प्राइस जो है वो पंप हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला शंघाई अपग्रेड वाला इवेंट इथेरियम के लिए बुलिश सिग्नल ही दे रहा है। फ़िलहाल अगर प्राइस को देखना हो कि ये प्राइस कहाँ कहाँ जा सकती है, इसको कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट अब ऊपर मूव हो रही है, तो मेरी नज़र में अब मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको चार्ट पे इसका ज़्यादा ये वाली जो रेंज थी पेंट के ज़रिए मैं आपको बता, ये वाली जो रेंज थी इसको ब्रेक करना था। ये ब्रेक हो चुकी है। ये क्यों रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग थी, इसको ब्रेक करना क्यों ज़रूरी था? एक तो ये वाली जो ऊपर वाली फॉलिंग रेंज थी, डिसेंडिंग रेंज, इस रेंज ने इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी उसको ब्रेक किया। फिर उसके बाद ये वाली रेंज, ये वाली जो प्राइस थी ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस के तौर पे काम भी करती रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। तो ये फ़िलहाल ब्रेक हो गई है। अगर आप वीकली चार्ट की बजाय डेली पे जाएं तो आपको ज़रा पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी कि ये वाली जो कैंडल है ऊपर क्लोज हुई है। होपफुली जिस तरह का मार्केट में मोमेंटम इथेरियम का बना हुआ है, ये प्राइस जो है ऊपर ही क्लोज होगी और इथेरियम की प्राइस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाएगी। अब आगे नेक्स्ट प्राइसेस क्या है, कहाँ जाके रेजिस्टेंस इथेरियम की प्राइस को मिल सकती है, वो दोबारा हम वीकली चार्ट पे जाके थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको चार्ट ज़रा। अच्छा जी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2500 यानी 2100 के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इथेरियम की प्राइस को आएगी तकरीबन 2400-2500 की प्राइस नज़र आएगी। और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस होगी वो 3500 की प्राइस आपको नज़र आ रही है। $1000 का इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा प्राइस में, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो उसके बाद को बहुत बड़ी 3,000 की रेंज है, लेकिन वो भी ब्रेक हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो $3500 की प्राइस है, इथेरियम की प्राइस। इसी तरह अगर BTC की बात की जाए तो BTC ने भी साथ साथ थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई है। BTC ने भी 31,000 तकरीबन $170 की प्राइस को टच किया है। अगर हम BTC की प्राइस को भी वीकली चार्ट पे जाके इसका प्राइस एक्शन देखें ताकि हमें पता चले कि BTC की प्राइस की नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो मेरी नज़र में नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक तो 32,000 की ये वाली रेंज है, इसको ब्रेक करना, क्योंकि ये रेंज जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है। अगर मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रा करके दिखाऊं तो फिर आपको क्लियरली नज़र आएगा। ये देखें यहाँ पे अच्छी खासी आपको प्राइस मूवमेंट नज़र आ रही है। ठहर जाए यहाँ पे, ये अब ये देखें ये वाली रेंज जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 32,000 वाली रेंज जो है, इसको अगर BTC की प्राइस ब्रेक करती है तो उसके बाद फिर BTC जो है अगर 32,000 की रेंज ब्रेक हो जाती है फिर बड़ी आसानी से 40,000 तक BTC की प्राइस जो है वो जा सकती है। अभी इसके साथ साथ सारी मार्केट में एक थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो आर्बिट्रम की प्राइस ने भी अच्छा खासा पंप किया है। तो मैंने फ़िलहाल आपको अपडेट करना है कि मेरे पास जितने फ्री एयर ड्रॉप मुझे हुए थे उसमें से हाफ़ जो है मैंने सेल कर दिया है, जब प्राइस जो है तकरीबन $1.58 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। हाफ़ मैंने जो है वो अभी रखे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि $2 से ऊपर की प्राइस हो तो फिर मैं वो फ्री मनी है फिर जाकर उसको सेल करूँ। इन केस कि अगर आर्बिट्रम ऊपर नहीं जाता है, मार्केट किसी न्यूज़ की वजह से बैरिश हो जाती है और प्राइस आ जाती है नीचे, तो नीचे मेरी बाइंग रेंज है आर्बिट्रम की, जो मैंने अभी हाफ़ सेल किया है उसमें से हाफ़ मैं बाइंग के लिए, इन केस के प्राइस दोबारा रिकवरी करती है तो $1.25 पे मैं फिर दोबारा आर्बिट्रम में एंट्री लूँगा। इन्हीं के दिए हुए फ्री एयर ड्रॉप टोकन की मैं ट्रेडिंग करूँगा इनके टोकन के ऊपर। मार्केट की अगली अपडेट है जी, अगेन एक और एक्सचेंज जो है वो हैक हुई है, उसमें तकरीबन 23 मिलियन जो फंड्स हैं वो हैक किए उनके हॉट वॉलेट में से। अब उसमें से
कौन कौन से कॉइन्स जो हैं वो इफेक्ट हैकर ने जो हैक किए हैं, ज़ाहिरी बात है उसने डंप करने हैं। इथीरियम है, इथीरियम तो आपको डंप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्वांट का टोकन है QNT, गाला, शीबा, हार्ट और मैटिक। मैं इन सबको वॉच कर रहा था, सबसे ज़्यादा जो डंप हुआ है वो क्वांट का टोकन है QNT। और क्वांट का अच्छा प्रोजेक्ट है, उमैर मुनीर ने इस हवाले से एक वीडियो भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखा, इसका फंडामेंटल स्टडी नहीं किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको स्टडी करें। कौन सी ऐसी प्राइस है जिस पे आपको क्वांट बाय करना चाहिए अगर आप इसमें ड्यू डिलिजेंस करके इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो मेरी नज़र में अगर वीकली चार्ट पे जाके देखें तो इस हवाले से अच्छी खासी क्रिप्टो में हाइप थी, लेकिन हाइप के बाद ये देखें यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। मेरी नज़र में इस वक्त भी बुरी प्राइस नहीं है बाइंग के लिए, लेकिन अगर आप मज़ीद नीचे वेट करना चाहते हैं तो क्वांट की प्राइस जो है वो $85-87 की रेंज में आने दे। यहाँ पे आए तो आप बाइंग कर सकते हैं। मज़ीद वैसे जितना मेरा ख्याल है अभी भी कोई 2-3 मिलियन अभी भी क्वांट टोकन पड़ा हुआ है। तो वो वाला जो टोकन है अगर मार्केट में मज़ीद डंप होता है तो उसकी प्राइस जो है, गाला भी देखें, गाला को भी थोड़ा सा पंप, ये जितने टोकन्स हैं एक्सचेंज में जो हैक हुए हैं वो सारे थोड़ा थोड़ा आपको डंप होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैटिक को मैं देख रहा था, मैटिक डंप होने के बजाय मैटिक जो है वो पंप हो रहा है, इथीरियम भी पंप हो रहा है। अगली न्यूज़ है BNB की। BNB ने 23वां अपना क्वार्टरली बर्न किया है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मार्केट में इस वक्त जो DeFi प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप इंगेजमेंट करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जहाँ पे आपको DeFi में इंगेज होने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे से पूछें तो मुझे 2 चेन्स का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब कभी मैं उनकी गेम्स, टोकन्स, NFTs में पार्टिसिपेट करता हूँ। एक है पॉलीगॉन और दूसरा है BNB। पॉलीगॉन क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन की जितनी इथीरियम की लेयर 2 सोल्यूशन उनमें सबसे सस्ती उसकी गैस फीस है। इथीरियम तो है ही रिच पीपल की चेन ना, उसको तो आप पूछे ही ना। लेकिन उनकी जो दीगर L2 चेन्स हैं जिसमें आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, वहाँ पर भी आप एक काम करने जाएं तो कम से कम $1-1.5 आपकी 300-400-500 पाकिस्तानी रुपये आपका कहीं नहीं गया। सिर्फ गैस फीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनमें से पॉलीमेटिक सबसे सस्ता है और दूसरी चेन मेरी फेवरेट है BNB। लेकिन BNB जो फ़िलहाल CZ के ख़िलाफ़ अमेरिका थोड़ा मुतहरक हुआ है, उस वजह से पूरा जो इसका बिज़नेस है, क्योंकि BNB का मोर देन 90% जो होल्डर्स हैं वो मेरा ख्याल है 3-4 वॉलेट हैं, और 3-4 वॉलेट सारे इनके अपने एक्सचेंज के या CZ वगैरह के पास भी BNB पड़ा हुआ है। तो BNB चूँकि सारा इन्हीं के पास कंट्रोल है, तो ज़रा सा BNB को या बाइनांस को कोई मसला होता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। BNB की चेन अगर देखें, मैं आपको 1 आवर चार्ट की बजाय अगर डेली पे चार्ट आपको करके दिखाऊं तो आप देखें कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से BNB ये एक ख़ास रेंज में ट्रेड हो रहा है, इस रेंज को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। अभी दोबारा उसी रेजिस्टेंस के पास है, $336-340 की प्राइस। एन मुमकिन है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और BNB की प्राइस जो नेक्स्ट है, हालांकि होना ये चाहिए था कि टोकन बर्न होने की वजह से इसी इवेंट से इसकी प्राइस पंप होनी चाहिए थी, लेकिन इतना ज़्यादा पंप नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इसका तल्लुक जैसे डोज कॉइन, मीम कॉइन्स का इवेंट्स के साथ तल्लुक होता है, इसी तरह ऐसे लग रहा है कि इसका तल्लुक जुड़ा हुआ है बाइनांस के मुस्तकबिल के साथ। तो आपने क्लोजली वॉच करना है। सिर्फ BUSD के स्टेबल कॉइन के साथ साथ सिर्फ BUSD का तल्लुक नहीं है, इसके साथ साथ जितना उनके इकोसिस्टम है, जितने बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जितने कॉइन्स, टोकन्स हैं, उन सब के ऊपर उनका ताल्लुक जो है वो बाइनांस के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको आपने लाजमी क्लोजली वॉच करना है। अगली मार्केट की कुछ न्यूज़ है जी। SEC की तरफ से दोबारा न्यूज़ आ रही है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका दोबारा जो है DeFi जो मार्केट है उसके ख़िलाफ़ जो है रेगुलेटरी थोड़ा सा एक्टिव हो गया। दोबारा जो है इस तरह की रेगुलेशंस करेंगे जिससे DeFi जो है प्रोजेक्ट उनको मसाइल वगैरह हो सकते हैं। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। अभी भी जो आपको इथीरियम की विड्रॉवल ज़्यादातर नज़र आ रही है, उनमें ज़्यादातर क्रैकन एक्सचेंज जिसकी स्टेकिंग के ख़िलाफ़ SEC ने एक्शन लिया था, उनकी ज़्यादा विड्रॉवल है और वहाँ से एक्सचेंज से लोग फंड्स निकाल के अब अपने, मेरा ख्याल है, या दूसरे जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से वो स्टेकिंग करेंगे, या वो सोलो जाएंगे या वो किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे जहाँ SEC की तरफ से कोई मसला नहीं है। एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बड़ी बुलिश न्यूज़ है। इस हवाले से टाइम टू टाइम मैं आपको आगाह भी करता आ रहा हूँ। ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं,
जिसमें मैंने चंद दिन पहले आपको रियल स्टेट मार्केट का बताया था कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी, उसकी टोकनाइजेशन, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी तकरीबन $1 बिलियन की गोल्ड की, रियल गोल्ड की टोकनाइजेशन होके इस वक्त मार्केट में वो जो है वो बाकायदा ट्रेडिंग उसके ऊपर हो रही है और उसकी जो वैल्यू है $1 बिलियन तक। तो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं वो भी आइंदा क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट है वो ड्राइव करेगा, ये वाला नैरेटिव भी। रियल वर्ल्ड एसेट्स जिसमें बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जितना जो फिजिकल टेंजिबल चीज़ें हैं उन सब की फिजिकल उनकी ट्रेड करना, जैसे गोल्ड है, गोल्ड ये ख़ास हद तक तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा तादाद में मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करनी है तो उसमें गोल्ड फिजिकली आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी फिर एक बिल्डिंग के अंदर कई कई अपार्टमेंट्स होते हैं, एक प्लाजे के अंदर कई कई शॉप्स होती हैं, उन सब को अगर हम टोकनाइज कर देंगे तो इस तरह ट्रेडिंग जो है, जो इम्पॉसिबल है फिज़िकली, उसको हम इस तरह टोकनाइज करके अगर करें तो हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किया गया जो ऑनरशिप रिकॉर्ड है उसको कोई ना बदल सकता है, ना ही उसको कोई चेंज कर सकता है। तो ये एक मेरी नज़र में बिग डेवलपमेंट थी। इस सारी सिचुएशन में कौन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? ये रिपल की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ है कि रिपल ने लिक्विडिटी हब क्रिएट किया है। इस हब की वजह से वो जितने जो रवायती फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, मार्केट्स हैं, उनको XRP जो है वो फैसिलिटेट करना चाहता है, एक लिक्विडिटी हब क्रिएट करेगा, उस लिक्विडिटी हब के ज़रिए टोकनाइजेशन की सर्विसेज ऑफर करवाएगा। इसी वजह से XRP की प्राइस में भी आपको थोड़ा सा बूम नज़र आ रहा है। और ये देखें यहाँ से जैसी न्यूज़ आई है प्राइस की पंप की है, लेकिन XRP की प्राइस को जो अगली रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, अगर हम 1 आवर चार्ट की बजाय वीकली चार्ट पर जाएँ तो फिर हमें आपको बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस XRP की प्राइस में वो तकरीबन 58 सेंट से 60 सेंट है। 58 सेंट को ऑलरेडी XRP के प्राइस ने टच किया, लेकिन वहाँ से अब फिर नीचे ट्रेड हो रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट XRP की प्राइस जो है उसको रेजिस्टेंस कोई नहीं है, वो दोबारा जो है 90 सेंट तक जा सकती है। 90 सेंट पे उसको दोबारा XRP की प्राइस को रेजिस्टेंस जो है वो मिल सकती है। आगे एक और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट, पता नहीं मैं नाम इनका सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, अमेरिका के बहुत बड़े ये इन्वेस्टर हैं, ताजर हैं स्टॉक मार्केट के। इनको जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इनको बहुत फॉलो करते हैं। इन्होंने ताइवान के हवाले से चंद दिन पहले मैंने आपको खबरें शेयर की थी कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर इन्वेजन कर सकता है, हमला कर सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टर है वो भी ताइवान से पैसा खींचने की कोशिश कर रहा है। खबरें हैं कि चाइना के इस खदशे के वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका ने क्या किया कि जितनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ताइवान के अंदर, जो कि तकरीबन सारी टेक्नोलॉजी को यूँ समझ लें कि उसकी बैकबोन है सेमीकंडक्टर्स जो हैं, तो उसको बचाने के लिए US क्या कर रहा है कि जो ताइवान के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको वहाँ पे इमिग्रेट करवा रहा है। और उसको देखते ये जो बड़े बड़े मलक रियाज टाइप जो लोग हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पावर कॉरिडोर्स में, उनको चूँकि अंदर की खबरें होती हैं और वो फिर सरमायाकारी अपनी एग्ज़िट और एंट्री डाल रहे होते हैं। और इस वक्त अगर वॉरेन बफेट सारे अपने शेयर्स ताइवान सेमीकंडक्टर के सेल कर रहा है और दीगर जो US सेनेटर्स हैं, अमेरिकी सेनेटर्स जो हैं, वो पुट ऑप्शंस ख़रीद रहे हैं। यानी पुट ऑप्शन का मतलब यह है प्राइस, वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि इनसाइडर ये कह रहे हैं कि वाक़यातन ये होने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में थोड़ी सी हलचल जो है वो हो सकती है। ठीक है, ये मैं एक छोटा सा चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें आपसे, चूँकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कोई थोड़ी समझ है तो मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा। क्या वजह है कि जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं उनका ये वाला जो इंडेक्स है रिसेशन प्रोबेबिलिटीज़ के कितने खदशात हैं कि इन दुनिया के कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कसाद बाजारी या जिसको आप रिसेशन बोलते हैं, ऐसी ऑप्शन जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, नौकरियाँ चले जाती हैं, हालात जो इकॉनमी के हालात हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनमें ये जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ है ये सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। UK 75% चांस है कि वो रिसेशन में जा सकता है, न्यूजीलैंड 70%, इसी तरह ये अमेरिका 65%, ये वो सारी कंट्रीज़। और इंडिया 0% चांस है कि इंडिया जो है वो रिसेशन में जा सकता है। इसी तरह इंडोनेशिया 2%। ये वाली जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं दुनिया की, वहाँ पर रिसेशन आपको चांसेस उसके कम नज़र आ रहे हैं। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड, मॉडर्न, रिकॉग्नाइज्ड, ब्रांडेड
मार्केट्स हैं वहाँ पे रिसेशन बढ़ती उसके खदशात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, मैं चाहता हूँ आप मुझे गाइड करें।